हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एफ के फिज़िक्स। मैं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ डेप्थ। यहाँ पर स्मॉल जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्मॉल जी का वेरिएशन हाइट के हिसाब से देखे थे कि किस तरह से हाइट के साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। तो हमको वहाँ पे ये पता लगा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। ठीक है, अब आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ में, यानी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब देखो हमको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे अर्थ। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, इसके मास को मैं मानता हूँ कैपिटल M और इसका रेडियस हम लोग कंसीडर करते हैं कैपिटल R। अब जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है या पता करना है उसको हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर कंसीडर करेंगे। ये हो गया हमारी पहली सिचुएशन। अब जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है इसकी हेल्प से हम लोग इसका डेंसिटी निकालेंगे, इस अर्थ का डेंसिटी निकालेंगे। तो अर्थ का डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे रो जो है ना वो वॉल्यूम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अर्थ के पास में वॉल्यूम है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम इस अर्थ का। तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि अर्थ यहाँ पर क्या है, एक स्फीयर है, बराबर। तो स्फीयर का वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे रख देंगे, क्लियर। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिंस v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। ये हो गया हमारे पास में वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेगा, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। लेकिन इस इक्वेशन को हमको और रीअरेंज करना है मास के लिए। तो मास के लिए अगर हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलता है, मास इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फर्दर कैलकुलेशन। आगे हम लोग जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वहाँ पर हमको कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ का यूज आने वाला है, काम आने वाला है, इसलिए हम लोग ने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद में आपने फोकस करना, हमको क्या ध्यान में रखना है, ये जो हमारे पास छोटा सा स्मॉल मास है इसको हम लोग स्मॉल मास M कंसिडर करेंगे, स्मॉल m, क्लियर। तो ये जो हमारे पास मास है इसके ऊपर अभी एट ए टाइम दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। पहली एक फोर्स है जो कि इसका खुद का वेट है, और वेट किधर लगता है आपको पता है, टूवर्ड द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ। अब वेट का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेकंड पॉइंट के अंदर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर। अब इसका वेट कितना है तो हम लोग लिखेंगे वेट इज इक्वल टू, वेट का फॉर्मूला क्या रहता है, वेट का फॉर्मूला रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी mg, बराबर। अब हम ऐसे बोल सकते हैं वेट इज नथिंग बट फोर्स, वेट भी क्या है, एक फोर्स है, बराबर। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे फोर्स से, यानी वेट को हम लोग फोर्स बोल रहे हैं और क्या आ जाएगा mg। मतलब इस मास के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा है, mg। ये हो गया एक फोर्स, क्लियर। अब और फोकस कीजिए आप, तो एक फोर्स और है यहाँ पर, कौन सा फोर्स, अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दो अलग अलग मासेस हमारे पास है, दो अलग अलग बॉडीज हमारे पास है और उनके पास अगर मास है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने हमको क्या बताया था कि दो मासेस अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास है तो हम क्या करेंगे, मतलब उनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल M इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो नंबर 3 हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और लॉ क्या था वो, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। हमने
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसका डेरिवेशन किए थे। कैपिटल एम यहाँ पे बड़े ऑब्जेक्ट का मास है, तो हमारे केस में बड़ा ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थ है, ठीक है। स्मॉल एम क्या है, इस छोटे से ऑब्जेक्ट का मास है, और आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, यानी कैपिटल आर के बराबर। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एफ और एफ यानी फोर्स के लिए दो इक्वेशन है, और दोनों भी सेम इक्वेशन है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग सेम फोर्सेस है, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नाउ इक्वेट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम लोग इक्वेट करें तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, इस तरह से मिल जाएगा, एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको देंगे नेक्स्ट नंबर, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल एम प्रेजेंट है, और इसी इक्वेशन के अंदर एम का वैल्यू पुट करने के लिए हमने यहाँ पर डेंसिटी के फॉर्मूले से मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किए थे, यानी कैपिटल एम का वैल्यू कैलकुलेट किए थे। यहाँ पर कैपिटल एम का वैल्यू प्रेजेंट है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल एम का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि, अच्छा चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम के जगह पे क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बराबर स्मॉल एम एज इट इज, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। क्लियर। अब आप फोकस कीजिए, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है और न्यूमरेटर में आर क्यूब है, मतलब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और एक आर रिमेनिंग रहेगा, एक आर बाकी रहेगा। अब क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है इस इक्वेशन को। हमको इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगा, एम जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी स्मॉल एम। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे क्या क्या बचा था, 4/3 पाई आर रो जी एम। क्लियर। इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे, मतलब ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इसको नेक्स्ट नंबर देंगे हम लोग, नंबर 5, ठीक है। अब ये नंबर 5 आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो पहली कंडीशन थी हमारी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट था, उसके लिए हमारे पास फाइनल इक्वेशन कौन सा आ रहा है, एम जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी एम। क्लियर। अब हम लोग इस डेरिवेशन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर। तो सेकंड पार्ट को जिस तरह से रहेगा यहीं पर ही कंसिडर करता हूं मैं। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो अर्थ है हमारा, इस अर्थ के सरफेस से स्मॉल डी डेप्थ के अंदर जाने के बाद ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाके हम लोग एक इमेजिनरी स्फीयर और ड्रॉ करते हैं। क्लियर। अब ये जो जितना पार्ट बाहर छूटा ना, ये क्या है, पूरी डेप्थ है। अब हमको करना क्या है, जिस तरह हमने यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट किए थे इस पूरे अर्थ का, उसी तरह से अब डेंसिटी कैलकुलेट करना है इस छोटे वाले स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो बिल्कुल चेंज ही नहीं होंगी, जैसे इसका मास चेंज नहीं होगा, अर्थ का टोटल मास चेंज नहीं होगा, और साथ साथ में इसका रेडियस चेंज नहीं होगा, कैपिटल आर एज इट इज अर्थ का। लेकिन ये जो छोटा स्फीयर है, इसका रेडियस हमारे पास चेंज हो जाएगा। मतलब इसका रेडियस क्या मिलेगा अपने को, बता सकते हैं। देखो टोटल रेडियस में से ये जो डेप्थ है, टोटल रेडियस आर में से अगर ये इतना पोर्शन हमने माइनस कर दिए, मतलब डी को माइनस कर दिए, तो इसका रेडियस मिल जाएगा। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से जो रेडियस है वो कितना है, आर माइनस डी। क्लियर हो गया। आर माइनस डी हमारे पास में रेडियस है। अब क्या हम लोग यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब आता है, तो यहाँ पे आर कितना है, मतलब रेडियस कितना है, आर माइनस डी का क्यूब। क्लियर। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो इक्वेशन मिलेगा रो इज इक्वल टू एम अपॉन 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। अब अगर हम लोग पिछली बार की तरह जिस तरह m के लिए इसको रीअरेंज किए थे, यहाँ पर भी अगर m के लिए रीअरेंज करें तो इक्वेशन क्या मिलेगा अपने को, m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो। क्लियर। ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमने यहाँ पर m का वैल्यू कहाँ पुट किए थे, इस इक्वेशन के अंदर, उसी तरह से अब ये m का वैल्यू भी हमको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। क्लियर। तो इसके आगे का पोर्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो m का वैल्यू था इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, पुट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में जहाँ पर m है वहाँ पर हमको क्या पुट करना है, ये वैल्यू पुट करना है। लेकिन एक चीज़, यहाँ पर m मास ऑफ ऑब्जेक्ट और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ था। लेकिन यहाँ पर g हमको कहाँ मिल रहा है, अर्थ के सरफेस से d डेप्थ के अंदर। तो हम लोग g को नया g से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर स्मॉल g किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और हम लोग को कहाँ पे चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ के अंदर, ठीक है। तो डेप्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करेंगे, इसलिए हम लोग उसको g डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब इक्वेशन हमारा ऐसे हो जाएगा mg प्राइम या mg डैश इज इक्वल्स टू, अब उसके आगे की जितनी टर्म है सारी एज इट इज, कैपिटल G एज इट इज, कैपिटल M के जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे ये वाला, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब इंटू रो। क्लियर। आगे स्मॉल m एज इट इज और अपॉन में क्या आएगा r माइनस डी का स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे r माइनस डी का क्यूब है और डिनोमिनेटर में r माइनस डी का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, मतलब r माइनस डी भी बाकी रहेंगे। अगर इसको रीअरेंज करें हम लोग तो mg डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस डी रो जी m। इस तरह से इक्वेशन मिल गया। ये भी इक्वेशन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कौन सी, जब ऑब्जेक्ट हमारा डेप्थ में रहेगा। क्लियर। इसको हम लोग नेक्स्ट नंबर देंगे, इक्वेशन नंबर इसको देते हैं हम लोग 6। अब आप फोकस कीजिए, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों भी अलग अलग कंडीशंस के इक्वेशन है। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 6 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पहले लिख लेंगे mg डैश अपॉन इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड mg इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म लिख लेंगे 4/3 पाई r माइनस डी रो जी एम अपॉन, उसका भी वैल्यू लिख लेंगे, कितना आएगा 4/3 पाई r रो जी एम। अब यहाँ पे जो चीज़ कैंसिल हो सकती है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। जैसे m से m कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल, रो जी एम से रो जी एम कैंसिल, क्या बचा अब अपने पास में g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r माइनस डी अपॉन r। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से r को कॉमन निकालेंगे, न्यूमरेटर में से r को कॉमन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऐसे मिल जाएगा g डैश इज इक्वल टू g, यहाँ से अगर r को हम लोग कॉमन निकाले तो क्या बचा अपने पास में 1 माइनस डी अपॉन r, अपॉन में r एज इट इज़, r से r को कैंसिल कर देंगे। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगा उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसके बाद में फाइनल इक्वेशन क्या मिलने वाला है आप लोग को समझ गया होगा। नया इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन इस तरह से मिलेगा g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन r। क्लियर। ये इक्वेशन हमको लास्ट में मिलेगा। अब आप थोड़ा फोकस कीजिए, इस इक्वेशन से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको सफिक्स में डी लिख सकते हैं डेप्थ के लिए। ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारा कंक्लूजन है इस डेरिवेशन का। ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या पता लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से डेप्थ में जाता है, ठीक है, यानी उसके सेंटर की तरफ जाता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होंगी। ठीक है। हाइट पे जाने पे भी डिक्रीज हुआ था और डेप्थ में जाने पर भी ये डिक्रीज होगा। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।